अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मौजों का इंतबाक चैप्टर के तहत नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, यानी कि दो मौजों के इंतबाक की वजह से जो हासिल शुदा जो मौज है उसके माहसल के लिए है था उसकी मसावत यहाँ पर हमको देखना है। तो यहाँ पर हम दो जो वेव्स हैं कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों के जो फ्रीक्वेंसी हैं जो तवातिर हैं वो सेम हैं और दोनों के जो एम्पलीट्यूड हैं वो थोड़े से अलहदा हैं। कंसिडर टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफर इन एम्पलीट्यूड। सपोज द एम्पलीट्यूड्स आर A1 एंड A2। उनके जो इनफरादी हैता हैं वो A1 और A2 हैं और उनके जो तवातिर है वो हम यहाँ पर एक्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह की दो मौजें यहाँ पर लेना है और यहाँ पर ये कंसिडर करना है कि दीज वेव आर डिफर इन फेज बाय फाई, कि यहाँ पर इनकी जो हैयत है उनका जो फर्क है वो अगर फाई यहाँ पर अगर लिया जाए, ये ग्रीक लेटर है फाई, तो ये अगर लिया जाए तो अब यहाँ पर जो उनके हर मौज का x इक्वल टू 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जो हटाव रहेगा, तो दोनों मौजों के हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, यानी कि y इज द डिस्प्लेसमेंट, a1 is the amplitude of first wave and omega is the angular velocity and it is constant because the frequencies of the two waves are constant। दोनों मौजों के चूंकि तवातिर एकसा हैं इस वजह से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं रहेगा। सेकंड इक्वेशन y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस ये फाई। तो A2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव, A2 जो रहेगा वो दूसरी मौज का हैता रहेगा। तो इस तरह से ये दो अलग अलग मौजों के डिस्प्लेसमेंट्स हटाओ। अब मौजों के इंतबाक के उसूल के मुताबिक दोनों का अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू y1 प्लस y2 अगर लिखें, दोनों के जो इंतबाक होगा, दोनों का जो सुपरपोजिशन होगा, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के तहत यहाँ पर y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, इस वजह से यहाँ y1 और y2 की कीमत अगर रखें तो a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। तो अब ये इक्वेशन में अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इससे पहले के चैप्टर में भी जिस तरह से हमने देखे थे साइन ए प्लस बी के फार्मूले से, क्या था फार्मूला आप याद कीजिए, जी हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो उस लिहाज से अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये होगा a1 साइन ओमेगा टी, ये तो जैसा का वैसा, प्लस ये रहेगा a2 और उसके बाद ये रहेगा साइन ए यानी कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये a2 से ये ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं उनको जरब देने पर a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब ये दोनों टर्म्स में ये a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, अब इसमें साइन ओमेगा टी यहाँ पर हमको कॉमन नजर आ रहा है, तो साइन ओमेगा टी अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या बचता, a1 प्लस ये a2 कॉस फाई और ये बचता यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो कि कॉमन निकाला गया है प्लस a2। अब इसमें भी साइन के टर्म को अगर हम पहले लिखें साइन फाई
और ये cos ओमेगा टी। ओके, अब अगर हम यहां पर ये कंसिडर करें, ये ब्रैकेट और ये जो a2 sin phi है, इसके लिए अगर हम कुछ कंसिडर करें कि लेट कंसिडर, फर्स्ट कीजिए कि ये a1 प्लस a2 cos ऑफ phi इक्वल टू दिस कैपिटल A cos ऑफ थीटा, यानी कि यहां पर हम कैपिटल A जो ले रहे हैं दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, वो रहेगा माहसल जो मौज है उसका हैता रहेगा कैपिटल A। अब उसी तरह से ये जो a2 sin phi है, a2 sin phi दिस विल कंसिडर एज a sin ऑफ थीटा। सपोज इसको अगर कुछ नंबर दिए 3 और 4, क्योंकि उसका हमको इस्तेमाल करना है ये एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसको मालूम करने के लिए। अब ये दो इक्वेशन जो हमने कंसिडर किए हैं a cos थीटा और a sin थीटा, वो कीमत अगर हम इस मसावात में अगर रखेंगे तो देयरफॉर दिस y इक्वल टू ये जो ब्रैकेट है उसको हमने कंसिडर किए हैं a cos थीटा और यहां पर क्या आएगा sin ओमेगा टी प्लस a2 sin phi की जगह हमने क्या किए a sin थीटा कंसिडर किए और ये cos ओमेगा टी। अब अगर इसको तरतीब में अगर लिखें हम और इसमें से a, तो यहां पर इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट, अगर हम यहां पर a कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर अगर हम लिखें ये sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा, तो ये अगर हम लिखें तो ये जो है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये रहेगा sin ओमेगा टी प्लस थीटा। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी कि ये भी जो है ये भी एक उसी तरह का वेव है जिसका जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है वो भी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के ही तरह है, यानी कि यहां पर भी ओमेगा ही रहेगा और यहां पर चेंज होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट y एंड द एम्पलीट्यूड। सो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मालूम करने के लिए अब हम ये जो इक्वेशन 3 और 4 है उसका यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। थ्री एंड 4 यानी कि मसावात 3 और 4 को 4 का मुरब्बा और जमा करने पर, मुरब्बा करेंगे और जमा करेंगे। किस तरह से लिखेंगे हम इसको, ये इस तरह से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये जो टर्म है a1 प्लस a2 cos phi होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर ये phi। ओके, अब ये a स्क्वायर कॉमन निकाले अगर तो यहाँ क्या बचता cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के लिहाज से हम क्या लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। ओके,
तो यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी तो वैल्यू आपको मालूम ही है 1 है। देयरफॉर दिस विल बी ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस, अब यहां पर भी ये दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा और यहां बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर। अगेन दिस cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज 1, so therefore we can write a इक्वल टू, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जजरुल मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस के साइन दरमियान में रहने से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये इक्वेशन होंगी a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर। सो दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो ये मसावत रहेगी दो मौजों के दबाव की वजह से हासिल शुदा मौज के हैते के लिए, यानी कि इसको आप जनरली माहसल हैता कह सकते हैं, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, जो अभी जो हमने आर्टिकल देखे हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस तरह से हासिल किया जाता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड माहसल हैता a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई प्लस a2 स्क्वायर। अब उसके कुछ स्पेशल केसेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट जो केस है, व्हेन फाई इक्वल टू 0, यानी कि व्हेन द टू वेव्स आर इन फेज, यानी कि अगर एक सा हैयत में अगर हो दोनों मौजें, तब ये किस तरह से उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई, फाई की जगह पर सिफर cos 0 प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 की वैल्यू राइट 1, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस a2 स्क्वायर। अब a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और a2 स्क्वायर, ये जो है ये आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रही है आपको किसकी, राइट, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट और ये होल स्क्वायर, चूंकि ब्रैकेट का होल स्क्वायर है इस वजह से ये दोनों कट हो जाएंगे। सो दिस विल बी a1 प्लस a2, यानी कि अगर वेव्स, इफ द वेव्स आर इन फेज, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड will be the sum of the two individual amplitudes, यानी कि दो इनफिरादी जो हैता हैं उनका मजमुआ माहसल हैते के मसावी होगा। यानी कि अगर दोनों फेज, अगर फाई अगर 0 रहा, यानी कि इन फेज अगर रहे, तो उनका जो माहसल हैता है वो इनफिरादी हैते के मजमुए के मसावी होगा। इसका मतलब है कि when phi equal to 0, the resultant amplitude will be maximum। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आजम तरीन होता है when phi equal to 0। अगर समझो कि एक और इसी में कंडीशन लिए कि a1 और a2 अगर दोनों एक दूसरे के मसावी अगर हो जाएं, इफ a1 एंड a2 आर इक्वल, दोनों अगर मसावी रहे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मसावी अगर हो गए तो जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो किसी भी एक आप वेव का एम्पलीट्यूड लेंगे उसका ट्वाइस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट केस। सेकंड केस अगर हम ये देखें कि व्हेन दिस फाई इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज 180 डिग्री से अगर दोनों अपोज अगर हो जाएं, यानी कि व्हेन द टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, यानी कि दोनों अगर आउट ऑफ फेज रहें, मुखालिफ हैयत में अगर रहें, तो किस तरह से होगा कि a इक्वल टू अंडर रूट दिस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 दिस कॉस ऑफ फाई, फाई की जगह आप डायरेक्ट यहाँ पर पाई लिख सकते हैं, प्लस a2 स्क्वायर। देयरफॉर दिस विल बी a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180, cos 180 की वैल्यू है राइट -1 प्लस दिस
a2 square. So this will become a1 square plus minus 2a1 a2 plus a2 square. हाँ, तो ये किसके एक्सपेंडेड वैल्यू है? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट a1 माइनस a2 होल स्क्वायर. देयरफॉर a इक्वल टू अब मॉड a1 माइनस a2 यहाँ पर मॉड इसलिए ले रहे हैं कि जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसको आप माइनस करेंगे, उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू रहेगी दैट विल बी पॉजिटिव. तो देयरफॉर a इक्वल टू मॉड ऑफ a1 माइनस a2, यानी कि हियर द एम्पलीट्यूड the resultant amplitude will be minimum when phi equal to pi, यानी कि 180 डिग्री पर आउट ऑफ फेज जब रहेंगे, हाँ, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा, माहस लहता रहेगा, वो मिनिमम रहेगा. यानी कि कितना मिनिमम? अगेन इफ a1 इक्वल टू a2 अगर ले लिए हम, हाँ, तो a डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिफर हो जाएगा. It means that the resultant amplitude is 0 when phi equal to pi. That is out of phase. Out of phase अगर रहेंगे तो the resultant amplitude will be minimum. Now the intensities of the waves are proportional to the square of the amplitudes of the corresponding waves. यानी कि जो मौजों के जो इंटेंसिटी है यानी कि शिद्दत या हिद्दत है, वो उन मौजों के जो एम्पलीट्यूड हैं, जो हैता हैं, उसके मुरब्बे के तनासुब में होते हैं, रास तनासुब में होते हैं. इस वजह से अगर हम सबसे पहले अगर देखें व्हेन फाई इक्वल टू 0, यानी कि फाई मसावी सिफर है पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम रहेगा. यानी कि दिस I max means maximum intensity is proportional to A max square of the amplitude. Therefore ये इस तरह से अगर लिखें A max square इक्वल टू A का जो फॉर्मूला है दिस A इक्वल टू A1 प्लस A2. So A1 प्लस A2 होल स्क्वायर. एंड व्हेन this phi equal to pi, the intensity will be minimum. So it will be directly proportional to A minimum whole square, and that will be A1 minus A2 whole square. It means that the intensity will be maximum at phi equal to 0, that is in phase, when the waves are in phase, and the intensity will be minimum when the waves are out of phase. Okay, in this way this is about the amplitude of the two waves. इस तरह से ये जो माहस लहता है उसके मुतालिक अभी हमने ये पूरा डिटेल देखे हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.